वेलकम बैक स्टूडेंट्स। काफ़ी अरसे के बाद इस चैनल के ऊपर अपडेशन आई है। आज हम लोग चालू करने वाले हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट पहले कर लिया था हम लोग, अब एमिशन वाला पार्ट हम लोगों ने करना है, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दो तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है हमारे पास, एक तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन जो हमने कवर कर ली थी, और एक अब जो कवर करने वाले हैं वो है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। बेसिक प्रिंसिपल्स के लिए आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है व्हाट इज़ एमिशन, व्हाट इज़ एब्जॉर्प्शन। एमिशन को भी डिटेल में देखा है, एब्जॉर्प्शन को भी डिटेल में देखा है। अब हम लोगों ने बस जो मेन कोर्स कंटेंट है वही देखने हैं इसके अंदर। इंट्रोडक्शन कि एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या। इज़ अ टाइप ऑफ एनालिटिकल टेक्निक यूज टू डिटेक्ट एंड क्वांटिफाई द प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल। ये जो टेक्निक है AES की, जिसको शार्ट में बोला जाता है, ये डिटेक्ट मतलब हमारे पास ये क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करवाती है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करवाती है, क्योंकि हमें पता है एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमारे पास, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और दूसरा क्वालिटेटिव एनालिसिस। The principle of AES is based on the fact that atoms of elements emit electromagnetic radiations, जिसको लाइट बोल सकते हैं, at characteristic wavelength when they are energized or excited। अब इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या होता है कि ऑलरेडी एक्साइटेड एटम्स होते हैं हमारे पास, ऑलरेडी एक्साइटेड एटम्स, और जब ऑलरेडी एक्साइटेड एटम हो हमारे पास, तो अब उन एटम्स ने क्या करना है, या उनके इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करना है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल के अंदर आना है। तो हायर से जब लोअर के अंदर आता है कोई पार्टिकल या एनर्जेटिक पार्टिकल, तो वो फोटॉन एमिट करता है, और ये जो फोटॉन एमिट करता है ये ख़ास वेवलेंथ का होता है, और इसी को मेजर कर लिया जाता है किस वेवलेंथ का है। तो हमारे पास उससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस चीज़ का फोटान है, कौन सी चीज़ उस सैंपल के अंदर प्रेजेंट है, और जितने फोटान्स निकलते हैं तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इतने इनके पेरेंट एटम्स मौजूद हैं। सो दिस टेक्निक इज़ वाइडली यूज्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री फॉर डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट्स in various materials such as metals, environmental samples and biological systems। अब हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, इसको वर्डिंग में अगर देखें, when atoms or ions are exposed or subjected to external energy source, यानी कि हमारे पास न्यूट्रल एटम्स हैं या आयंस वगैरह हैं, कुछ भी हो सकती हैं स्पीशीज़, जब उनको हम लोग किसी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के पास लेके जाते हैं, या तो वो फ्लेम हो सकता है, या प्लाज्मा हो सकता है, या इलेक्ट्रिक आर्क हो सकती है। दोबारा सुन लें, फ्लेम, प्लाज्मा और इलेक्ट्रिक आर्क, ये तीन चीज़ें ही हो सकती हैं। लाइट की तरफ नहीं लेके जाएंगे इसको, अगर लाइट लेके आएंगे तो वो फिर एब्जॉर्ब होना चालू हो जाएगी और वहाँ पे एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना हो जाएगा। मतलब आप इसको अगर ओवरऑल समझें, दोनों टेक्निक्स के अंदर फ़र्क क्या है, तो एक के अंदर हम लोग एब्जॉर्प्शन देखते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जो पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है, और अब इसके अंदर देखना है एमिशन ऑफ लाइट, एमिशन ऑफ लाइट। और लाइट कहाँ से एमिट होगी, एक्साइटेड एटम से, एक्साइटेड एटम्स और आयंस से। अब इन एक्साइटेड एटम्स या आयंस से जो लाइट निकलेगी वही हम लोगों ने डिटेक्टर पे लेनी है। पिछली टेक्निक में क्या होता था कि कोई लाइट आती थी और वो जो कंपैटिबल एनर्जी लेवल्स के साथ मैच करती थी तो वो एब्जॉर्ब होती थी, तब हमारे पास रीडिंग आ जाती थी। ये उसके अपोजिट है, मतलब एब्जॉर्प्शन वाला फिनोमेना एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, और अगर एमिशन देखेंगे ऑलरेडी एक्साइटेड एटम्स का, तो वो एमिशन वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आएगा। अब पहले जो छोटा सा ये पैरा है, इसके अंदर ये बताया गया है कि हम एटम्स या आयन को एक्साइट करवाना है या तो फ्लेम से, प्लाज्मा से या इलेक्ट्रिक आर्क से। ये क्या चीज़ें होती है आगे जाके देखते हैं। As the already excited atoms return to their lower or more stable energy state, lower energy states जो more stable होती हैं उसमें आ जाते हैं,
दे एमिट लाइट, वो लाइट को निकालते हैं, और फोटॉन्स ऑफ करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ, तो एक ख़ास वेवलेंथ निकलती है। Then the emitted light is analyzed to determine the identity and concentration of element present in the sample। तो वही बात रिपीट की गई है कि जो फोटॉन्स निकलेंगे करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ के, उनको हम लोग मेजर कर लेंगे। अब अगर इंस्ट्रूमेंटेशन देखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है AES की, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, इसमें हमारे पास देखें एक सैंपल बीकर लिया गया है या सैंपल फ्लास्क ली गई है जिसके अंदर लिक्विड फेज के अंदर सैंपल मौजूद है। इस टेक्निक के अंदर भी लिक्विड सैंपल होना चाहिए हमारे पास, ठीक है ना। अगर तो लिक्विड है तो वेल एंड गुड, अगर सॉलिड है तो उसको लिक्विड बना लेंगे। अब वो जो लिक्विड है ये कैपिलरी ट्यूब के ज़रिए सब किया जाता है, और वो किस में जाता है, नेबुलाइज़र के अंदर। जो नेबुलाइज़र होता है ये इस लिक्विड को ड्रॉपलेट्स की शक्ल के अंदर बनाता है, ये ड्रॉपलेट्स आप देख रहे हैं, और साथ में हम लोग आर्गॉन गैस भी भेज देते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली यहाँ पे एक एरोसोल बन जाती है, इसको स्प्रिंग चैम्बर भी बोल दिया गया है। और जो वेस्ट होते हैं कुछ पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं, वो इसमें दोबारा ऐड कर दिए जाते हैं लिक्विड वाली बोतल के अंदर। अब हमारे पास ये जो है ये वाला पोर्शन, इसको बोला जाता है एक्साइटेशन सोर्स। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको बोला जाता है ICP, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा, ठीक है ना, प्लाज्मा सोर्स। इसका काम क्या होता है कि जो यहाँ से ड्रॉपलेट्स हैं इसके अंदर सैंपल के पार्टिकल्स होंगे, उनको एक्साइट करवाना है। एक्साइट करवाने का मतलब क्या है कि जो ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब यहाँ पे वो ऊपर वाले लेवल के अंदर चले जाएंगे। जब ऊपर वाले लेवल के अंदर चले जाएंगे तो एक्साइटेड कहलाएंगे वो। और आपको पता है कोई भी चीज़ एक्साइटेड फॉर्म के अंदर हो तो वो स्टेबल नहीं होती, अल्टीमेटली उन्होंने वापस आना होता है। तो जब वो वापस आएंगे अपने ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल में तो फोटॉन निकालेंगे। तो ये एमिटेड लाइट वही शो की गई है, ये येलो कलर की। अब ये ख़ास वेवलेंथ की होगी और इसको मोनोक्रोमेटर पे ले लिया जाएगा, और मोनोक्रोमेटर आगे डिटेक्टर के साथ जुड़ा होगा, तब हमारे पास सिग्नल आ जाएगा। तो ओवरऑल आप इसको ऐसे सम अप कर सकते हो कि आपके पास लिक्विड सैंपल होगा, वो नेबुलाइज़र में जाएगा, नेबुलाइज़र ड्रॉपलेट्स की शक्ल में उसको कन्वर्ट करेगा, ये ड्रॉपलेट्स एक एक्साइटेशन सोर्स में जाएंगे जो हमारे पास ICP टार्च होती है, जनरली इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा सोर्स या टार्च भी बोला जाता है, एक्साइट करने के लिए कोई एक सोर्स। जब एटम एक्साइटेड फॉर्म के अंदर चले जाएंगे तो वो डी एक्साइट होंगे, और जब वो डी एक्साइट होंगे तो फोटॉन्स निकालेंगे करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ के, तो वो हम लोग मोनोक्रोमेटर पे ले लेंगे। मोनोक्रोमेटर उनको बताएगा, हमें बता देगा कि भाई ये कौन से एटम से निकले हुए फोटॉन्स हैं। तो ये एक इंस्ट्रूमेंटेशन है, ड्रा करना इसको बहुत सा आसान है, तो ये याद रखेंगे आप। अब वर्किंग कैसे है इसकी समझा तो मैंने पहले भी वैसे दी आपको, लेकिन आप इसको एज ए सप्लीमेंट ले सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एनर्जी सोर्स होता है, या तो फ्लेम होता है या प्लाज्मा होता है या आर्क होता है। अब ये जो पिछली इंस्ट्रूमेंटेशन दिखाई है ये वाली, इसके अंदर हम लोगों ने प्लाज्मा यूज़ किया है। द एनर्जी सोर्स प्रोवाइड द हीट नेसेसरी टू एक्साइट द एटम्स इन दिस सैंपल। अब ये जो हमारे पास ड्रॉपलेट्स की शक्ल के अंदर सैंपल आया है ये वाला, तो इसको वो सफिशेंट हीट देगा, इसके नतीजे के अंदर वो क्या हो जाएंगे, एक्साइट। अब प्लाज्मा और एनालिटिक आर्क और DC आर्क और स्पार्क मेथड ये आगे देखेंगे हम लोग। एनर्जी सोर्स का काम क्या है कि एटम्स को एक्साइट करवाना। नेबुलाइजर और इंट्रोडक्शन सिस्टम, द सैंपल यूजुअली इन लिक्विड फॉर्म इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द flame or plasma through nebulizer which converts the sample into aerosol or mist for easier atomization and excitation। ये नेबुलाइज़र का जिक्र किया गया है कि ये क्या काम करता है, ये लिक्विड को छोटे छोटे फाइन ड्रॉपलेट्स जैसा कि फॉग होती है या ह्यूमिडिटी के वेपर्स होते हैं, इस तरह कन्वर्ट करता है ताकि पार्टिकल इंडिविजुअल हो जाएं, और जब वो इस टार्च के यहाँ पे हीटिंग जोन के अंदर आएँ तो उनको एटोमाइज़ करने में और करने के अंदर आसानी हो। देन हमारे पास आता है मोनोक्रोमेटर और ऑप्टिकल सिस्टम। मोनोक्रोमेटर और ऑप्टिकल सिस्टम डिस्पर्सेस द एमिटेड लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट वेवलेंथ।
अब ये जो हमारे पास येलो कलर की लाइट निकली है इस केस के अंदर, तो मोनोक्रोमेटर इसको रिसीव करेगा, ये आइडेंटिफाई करेगा कौन कौन सी वेवलेंथ्स आ रही हैं इसके बीच में, वो सबको सेपरेट करेगा और बता देगा हमें कि ये फ़लाँ चीज़ की वेवलेंथ है और फ़लाँ चीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, ये वर्किंग है छोटी सी AES की। लास्ट में हमारे पास डिटेक्टर होता है। डिटेक्टर का काम क्या होता है? डिटेक्टर मेजर इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, और ख़ास तौर पर डिटेक्टर जो यूज़ किए जाते हैं AES के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है उसमें फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब और दूसरा है चार्ज्ड कपल डिवाइस जिसको CCD बोला जाता है। सो ये दो डिटेक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे लगे होते हैं, जिनका काम क्या होता है? मोनोक्रोमेटर से आने वाली लाइट को एम्पलीफाई करके रिजल्ट्स हमें देना। और उसके बाद रीड आउट डिवाइस होती है हमारे पास, मतलब कंप्यूटर वगैरह साथ में लगा होता है, वो सारा रिजल्ट कंप्यूटर पे आ जाता है। द इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड लाइट इज़ कन्वर्टेड इनटू सिग्नल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट ए डिटरमिन्ड यूजिंग कैलिब्रेशन कर्व क्रिएटेड फॉर नॉन स्टैंडर्ड्स। हम लोगों ने कैलिब्रेशन कर्व अच्छी तरीके से पढ़ चुका है, जिन्होंने नहीं देखा तो वो पुरानी वीडियो देख सकते हैं। अब हमारे पास जो एक्साइटेशन सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं जिनके पहले नाम लिए गए हैं? वो या तो आर्क हो सकता है, या स्पार्क हो सकता है, या प्लाज्मा हो सकता है, या फ्लेम हो सकते हैं। लाइट नहीं लेनी इसमें, ये बात याद रखना है। जो मैंने अभी यहाँ पे चीज़ बोली थी कि यहाँ से नेबुलाइज़र में जब एरोसोल जाएगी तो उनको एक्साइट तो करवाना है हमने, तभी तो एक्साइटेड एटम्स आएंगे। अब वो जो एक्साइटेड एटम्स हमारे पास आएंगे वो किन किन तरीक़ों से आ सकते हैं, या कैसे एटम्स को हम लोग एक्साइट करवा सकते हैं, तो वो हमारे पास 4 तरीके हैं, या तो आर्क, या स्पार्क, या प्लाज्मा, या फ्लेम। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है फ्लेम, शोला जिसको बोला जाता है। अगर यही बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेंट्स के साथ और फ्यूल के साथ जलना चालू कर दे तो इसको हम लोग बोलना चालू कर देते हैं देन प्लाज्मा। ठीक है ना, और इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो अब हम लोगों ने जो यहाँ पे इस्तेमाल किया था इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, ये प्लाज्मा यूज़ किया था। और आर्क और स्पार्क का मतलब क्या होता है? स्पार्क आपने देखा होगा, चिंगारी जब दो तारों को आपस में मिलाया जाता है या शॉर्ट हो जाए तो वहाँ से एक ख़ास आवाज़ आती है और ये वाली चीज़ बनती है, तो इसको बोला जाता है स्पार्क। और ये एक लम्हे के लिए बनती है, मतलब फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए, फिर ये चली जाती है। लेकिन आर्क क्या है कि दोनों हाई वोल्टेज के इलेक्ट्रोड्स को आप थोड़े डिस्टेंस पे रखें और कंटिन्यूसली यहाँ पे आपके पास स्पार्क बनता रहे, तो इसको आर्क बोल दिया जाता है। आर्क इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे तीर कमान की तरह ये होता है। ठीक है, आप ये चारों सोर्सेज याद रखेंगे। These four sources are excitation sources for the atoms to excite for atomic emission technique। अब इनको थोड़ा डिटेल के अंदर देखा गया है। सबसे पहली टाइप क्या है? फ्लेम, जिसको हम लोग फ्लेम AES भी बोलते हैं या FAES भी लिखा जाता है। जब कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट ख़रीदते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये वाला ख़रीदते हैं, तो इसके अंदर कौन सा सोर्स एक्साइटेशन है? हमारे पास प्लाज्मा सोर्स, तो हम इसको प्लाज्मा कैटेगरी में रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के अंदर एक्साइटेशन सोर्स फ्लेम लगा हुआ है तो उसका नाम क्या रखेंगे? फ्लेम AES, मतलब एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक बाय यूजिंग एक्साइटेशन सोर्स फ्लेम। हम इसके अंदर बोलेंगे यूजेस एज फ्यूल ऑक्सीडेंट फ्लेम एयर एसिटाइलिन नाइट्रस ऑक्साइड एसिटाइलिन टू एक्साइट द एटम। इसके अंदर या तो एयर एसिटाइलिन मतलब ऑक्सीजन और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या तो ये मिक्सचर यूज़ किया जाता है, या NO प्लस एसिटाइलिन, इन दोनों का कम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, और जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का फ्लेम बनता है, और वो फ्लेम सफिशेंट होता है एटम्स को एक्साइट करने के लिए। तो अगर फ्लेम के ज़रिए करवाए जा रहे हैं तो उस टेक्निक का नाम फ्लेम AES रखेंगे। और इस टेक्निक की ख़ास बात ये है कि ये अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है। अल्कली मीन फर्स्ट A ग्रुप पीरियोडिक टेबल का, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम वगैरह, और अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड A ग्रुप, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, इस तरह के मेटल्स के लिए। यानी कि ये S ब्लॉक की आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन के लिए फ्लेम का मेथड इस्तेमाल किया जाता है जनरली।
सेकंड वन है हमारे पास एक्साइटेशन सोर्स प्लाज्मा, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा AES, इसका पूरा नाम ये है, इसको शॉर्ट में हम लोग ICP AES लिखते हैं, मतलब अटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके अंदर एक्साइटेशन सोर्स क्या है ICP, मतलब इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा टॉर्च। अब इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए क्योंकि फ्लेम्स या एक्साइटेशन सोर्सेज पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये सिर्फ नाम ही अभी लिख रहे हैं। इट प्रोवाइड्स हाई टेम्परेचर प्लाज्मा, जिसका टेम्परेचर 6000 से 10,000 केल्विन तक जाता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर अचीव किया जा सकता है। जनरेटेड बाय रेडियो फ्रिक्वेंसी, और ये टेम्परेचर रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल्स के ज़रिए गेन किया जाता है। इट प्रोवाइड्स एक्सीलेंट एक्साइटेशन फॉर वाइड रेंज ऑफ एलिमेंट्स, तो ज़्यादातर एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी हैं, लगभग 78% मेटल्स हैं, तो उनके एनालिसिस के लिए ICP AES टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। इससे वो एलिमेंट्स भी एनालिसिस हो पाते हैं जो जनरली आम टेक्निक से एक्साइट नहीं होते एटम्स उनके, जैसा कि टंगस्टन है हमारे पास, नोबिलियम है, F ब्लॉक की कई ऐसी एलिमेंट्स हैं जो कि सिंपल तरीक़ों से नहीं किए जाते, तो उसके लिए फिर ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है एक्साइट करने के लिए, तो फिर वो ICP ही काम कर सकता है। थर्ड वन है आर्क डिस्चार्ज, तो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल आर्क AC और DC बिटवीन इलेक्ट्रोड्स आर जनरेटेड, और इनको हम लोग यूज़ करते हैं सॉलिड सैंपल एनालिसिस के लिए, स्पेशली इन मेटल्स। तो पहले मैंने आर्क का बता दिया आपको कि ये वाले आर्क सिस्टम्स है, ये वाला और ये वाला। उसके बाद स्पार्क डिस्चार्ज है। स्पार्क का मतलब होता है कि एक थोड़े के वक्फे के लिए चिंगारी पैदा हुई, बंद होगी, चिंगारी पैदा हुई, बंद होगी, मतलब फ्लैशिंग चलती है वहाँ पे। पल्स्ड हाई वोल्टेज स्पार्क वेपोराइज एंड एक्साइट दी सैंपल, मतलब झटके स्पार्क के दिए जाते हैं वक्फे वक्फे से, तो एटम्स उनके एक्साइट होते हैं, डी एक्साइट होते हैं, और वहाँ से फोटॉन्स निकलते हैं, डिटेक्टर पे पड़ते हैं, हमारे पास रीडिंग्स आ जाती हैं। और कॉमन इन मेटलर्जिकल एप्लीकेशंस, मेटलर्जिकल एप्लीकेशन से क्या मुराद है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करती हैं ओर्स में से, तो वो इंडस्ट्रीज़ जनरली इसको यूज़ करती हैं। और अगर इन चारों में से देखा जाए तो ICP AES जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है। और भी हैं हमारे पास जो इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है, ओल्ड मेथड्स हैं, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, डायरेक्ट करंट प्लाज्मा DCP AES यूजेस अ डायरेक्ट करंट डिस्चार्ज टू सस्टेन प्लाज्मा, इसके अंदर डायरेक्ट करंट को अप्लाई किया जाता है, दो इलेक्ट्रोड्स ले लिए जाते हैं इस तरीके से, और एक को प्लस और दूसरे को माइनस जब पास में लाया जाता है तो यहाँ पे आर्क बनती है, और यहाँ पे सैंपल पर्च किया जाता है, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होता है, और अल्टीमेटली रीडिंग्स आ जाती है। इट इज़ वेरी लेस कॉमन देन ICP बट स्टिल यूज्ड इन सब एप्लीकेशंस, ठीक है ना, तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टेक्निक नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लो डिस्चार्ज GDAES, लो प्रेशर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एक्साइट एटम्स इन सॉलिड है, तो इनमें भी इलेक्ट्रिकल चार्ज ही दिया जाता है सॉलिड सैंपल्स को, और वो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होता है एटम्स का, और एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास लेज़र एक्साइटेशन। सो लेज़र के अंदर है लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको लिब्स बोला जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट नेम है, लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अंदर हाई पावर लेज़र पल्स यूज़ की जाती है टू क्रिएट प्लाज्मा फ्रॉम दी सैंपल। आपको पता होना चाहिए कि आजकल के दौर के अंदर लेज़र जो हैं, लेज़र गन्स आ चुकी हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वो जब किसी मटेरियल के ऊपर पड़ती हैं तो उसको एब्लेट कर देती हैं। एब्लेट करने से क्या मुराद है कि उसको मतलब डिस्ट्रॉय कर देती हैं। डिस्ट्रॉय इसलिए होता है सैंपल क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बीम होती हैं, और फिर उनके एटम्स क्या होते हैं, अल्टीमेटली एक्साइट डी एक्साइट, और अल्टीमेटली डिटेक्टर की तरफ चले जाते हैं, फिर वो फोटॉन्स निकले हुए जो डी एक्साइटेशन के नतीजे में होते हैं, और वहाँ से रीडिंग आ जाती है। इट एक्साइट्स अ वाइड रेंज ऑफ एलिमेंट्स इन सॉलिड, लिक्विड और गैस फेज, तो ये वाली जो टेक्निक है ये तीनों के लिए इस्तेमाल की जाती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस फेज। ये जनरली फिजिक्स वाले यूज़ करते हैं इस टेक्निक को। और हमारे पास 7th नंबर है रेडिएटिव एक्साइटेशन। इसके अंदर हम लोग एक्स रे एक्साइटेशन देखते हैं, इसको एक्स रे फ्लोरिसेंस भी बोला जाता है, XRF।
यूजेस हाई एनर्जी एक्स रेज टू एक्साइट एटम, जिसके अंदर एक्स रेज को इस्तेमाल किया जाता है एटम्स को एक्साइट करने के लिए, और जिसके नतीजे में सेकेंडरी एमिशन होता है। सेकेंडरी एमिशन से क्या मुराद है? अगर ये इलेक्ट्रॉन अंदर तक चला जाए, एक्स रेज को इनर शेल रेडिएशंस भी बोला जाता है, तो वहाँ पे ये किसी इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा और वहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी एटम के अंदर मौजूद था उसको भी निकालेगा और ये ख़ुद भी बाहर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ही निकलेंगे। लेकिन जो अंदर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन निकला है वहाँ पे होल बन चुका है। होल से क्या मुराद है कि उस इलेक्ट्रॉन की खाली जगह हो चुकी है। अब जो बाहर वाले शेल्स हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करना चालू करेंगे नीचे वाली तरफ ग्राउंड स्टेट में। तो जब नीचे वाली तरफ जाएंगे तो फोटॉन्स निकलेंगे, तो वो जो फोटॉन्स निकलेंगे उनको सेकेंडरी एमिशन बोला जाता है। तो सेकेंडरी एमिशन वाले फोटॉन्स की मदद से भी हम लोग चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। इट इज़ नॉट ट्रेडिशनली AES, बट इसका क्योंकि प्रिंसिपल हमारे पास मौजूद है तो डेट्स वाई वी आर टेकिंग इट एज ए हिंट। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सेकेंडरी एमिशन। दोबारा सुन लें इस चीज़ को कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक एटम के ये एनर्जी लेवल्स हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पड़ा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। बाहर से आपने एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर मारा, अब ये भी निकल गया खुद, और जो आपने इलेक्ट्रॉन मारा है वो भी इलेक्ट्रॉन निकल गया। 2 इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली आपके पास बाहर निकले, तो यहाँ पे क्या बच गया? एक होल। अब ऊपर से कहीं से इलेक्ट्रॉन हो सकता है जंप करके नीचे आए, क्योंकि एटम की स्टेबिलिटी भी तो बरकरार रखनी है ना। तो जब ऊपर वाले लेवल से नीचे कोई चीज़ आती है तो अल्टीमेटली एनर्जी डाउन करके आती है, फोटॉन बाहर निकलता है। ये जो फोटॉन होगा इसको बोला जाता है सेकेंडरी एमिशन, और ये फोटॉन डिटेक्टर पे ले लेंगे तो हमारे पास वो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक टाइप बन जाएगी, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सरे एक्साइटेशन और XRF एक्सरे फ्लोरिसेंस। अब हम लोग थोड़ा सा डायरेक्शनल हो रहे हैं। AES यूजिंग प्लाज्मा सोर्स, यानी कि हम लोग इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्लाज्मा सोर्स के ज़रिए पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ प्लाज्मा इन AES? प्लाज्मा बेसिकली होता क्या है? प्लाज्मा इज़ एन आयोनाइज्ड गैस कंसिस्टिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, आइंस भी होते हैं और न्यूट्रल एटम्स भी होते हैं। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्लाज्मा होता है ये सूप ऑफ आइंस होता है। इसमें प्लस चार्ज स्पीशीज़ भी होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और जिन जो आयोनाइज नहीं हुए होते एटम्स वो भी मौजूद रहते हैं इसमें, ठीक है ना। और ये किसी इनर्ट चीज़ के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आर्गॉन लिया, आर्गॉन को इतनी ज़्यादा एनर्जी दी आपने कि आर्गॉन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, ठीक है ना। वैसे तो नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी दे के, तो अल्टीमेटली आर्गॉन को निकालना पड़ेगा। तो अब उस मिक्सचर के अंदर कुछ आर्गॉन के एटम्स भी पड़े होंगे, कुछ इस तरह के आइंस भी पड़े होंगे, कैटायनिक स्पीशीज़ और इलेक्ट्रॉन भी पड़े होंगे। तो ये जब तीनों एक ही जगह एग्जिस्ट करते हैं तो इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बोला जाता है, ये प्लाज्मा बोल देते हैं। इन प्लाज्मा AES और ICP AES, प्लाज्मा सर्व्स एज एनर्जी सोर्स, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो इसी चीज़ को इस्तेमाल करेंगे हम लोग अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। और ये चीज़ क्या करेगी? एटम्स को एक्साइट करेगी, टू एक्साइट एटम्स, काजिंग देम टू एमिट करेक्टरिस्टिक रेडिएशन विच इज़ देन एनालाइज टू डिटरमिन एलिमेंटल कंपोजिशन। तो इसका भी वही सेम प्रिंसिपल है, बस इसमें क्या बोला है हम लोगों ने कि एटम्स को अब एक्साइट करवाना है हमने बाय यूजिंग प्लाज्मा सोर्स। प्लाज्मा एनर्जी देगा एटम्स को, एटम के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, एक्साइटेड से ग्राउंड में आएंगे, करेक्टरिस्टिक फोटॉन निकलेंगे, डिटेक्टर भी पढ़ेंगे, और डिटेक्टर हमें बता देगा कि ये किस चीज़ के फोटॉन्स हैं, और कितने फोटॉन्स पड़े हैं वो भी बता देगा कि कितने वहाँ पे एटम्स प्रेजेंट हैं। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लाज्मा इन AES। प्लाज्मा की कितनी टाइप्स हो सकती हैं? अब सबसे जो मोस्ट कॉमन है वो है इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा, यानी कि ICP मोस्ट कॉमन है। और ये जो प्लाज्मा जनरेट किया जाता है ये रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल्स की मदद से पैदा किया जाता है, जो कि 27 से लेके 40 मेगाहर्ट्ज़ तक
एनर्जी पैदा करती हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है इस तरीके से तो वो एनर्जी पैदा कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि 27 से 40 मेगा हर्ट्स पे कोई चीज़ अगर वाइब्रेट कर रही है तो कितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जिस एनर्जी की प्रोडक्शन की वजह से ये हाई टेम्परेचर वहाँ पे बनता है 6000 से 10,000 केल्विन तक, जो कि हर चीज़ को ऑटोमाइज़ भी करवा सकता है और एक्साइट भी करवा सकता है। और टाइप्स हैं हमारे पास प्लाज्मा की। डायरेक्ट करंट प्लाज्मा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डीसीपी इसको बोला जाता है। यूजेस डायरेक्ट करंट बिटवीन इलेक्ट्रोड्स टू सस्टेन प्लाज्मा। 2 इलेक्ट्रोड्स लिए जाते हैं और यहाँ पे बीच में प्लाज्मा बनता है। इनमें इस पे प्लस चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि डायरेक्ट करंट है। एक पे टर्मिनल पे प्लस और दूसरे पे नेगेटिव, यहाँ पे प्लाज्मा बनेगा। और इसके ऊपर जब आप सैंपल फेंकेंगे, पर्ज करेंगे मतलब स्प्रे करेंगे, तो उसके एटम्स एनर्जी की वजह से एक्साइट होंगे, फिर डी एक्साइट होंगे, फोटॉन्स निकलेंगे, करेक्टरिस्टिक डिटेक्टर पे पड़ जाएंगे, तो अल्टीमेटली आपके पास वो डीसीपी के अंदर आएगा। सिमिलरली माइक्रोवेव इंड्यूस्ड प्लाज्मा MIP, इट यूजेस माइक्रोवेव रेडिएशंस टू जनरेट प्लाज्मा। माइक्रोवेव रेडिएशन भी एनर्जेटिक रेडिएशन होती हैं, उनके ज़रिए अगर हम लोग चीज़ों को आयनाइज करें तो वहाँ पे प्लाज्मा बनता है। वो प्लाज्मा एटम्स को एक्साइट डी एक्साइट करवाएगा और वही सारा काम चलता रहेगा। अब डिटेल के अंदर आ जाता है हमारे पास इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा। तो वही सारी बातें हैं इसके अंदर। अब ये इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा टॉर्च की प्रैक्टिकल पिक्चर है। बेसिकली ये जो टॉर्च होती है, ये ऊपर वाली तो टूटी हुई है, मतलब कभी कभार ये टूट भी जाती है, इसको रिपेयर किया जा सकता है, ग्लास की बनी होती है। इसके अंदर आप देखें कि एक अंदर पाइप है और उसके बाद एक बड़े डायमीटर का उसके बाहर पाइप है। जो इंटरनल पाइप है, यहाँ से हम लोग सैंपल भेज सकते हैं, यहाँ से एक गैस भेज सकते हैं, वो दोनों मिक्स होंगी। और एक बाहर वाली तरफ आउटर, ये जो बड़ा डायमीटर वाला पाइप है, इसमें से भी गैस भेज सकते हैं हम लोग अपनी मर्ज़ी की। और अल्टीमेटली तीनों चीज़ों का एक कम्बिनेशन बनाएंगे और उसके ऊपर जब स्पार्क लगाएंगे तो वहाँ पे एक प्लाज्मा प्रोड्यूस होगा, प्लाज्मा बोलेंगे। आप प्लाज्मा को ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसा कि आपके पास जो एयर फोर्स के पास जहाज़ होते हैं तो उनके पिछले साइड के ऊपर फ्यूल बहुत ज़्यादा बर्न हो रहा होता है, तो वहाँ पे एक ग्लो बन रहा होता है। वो जो ग्लो होता है वो प्लाज्मा ही होता है। तो ये टॉर्च रिपेयर बिफोर एंड आफ्टर, ये टूट जाती है क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो ग्लास कभी कभार ब्रेक भी हो जाता है। अब की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मा इन AES, हाई टेम्परेचर अचीव होता है इसके अंदर, जो कि हमारे पास प्रोवाइड्स एफिशिएंट एटोमाइजेशन एंड एक्साइटेशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स। इट रिड्यूसेस केमिकल इंटरफेरेंसेस कंपेयर टू फ्लेम बेस्ड एक्साइटेशन, मतलब ये इम्प्रूव्ड है थोड़ा सा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात की जाए, 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जो प्लाज्मा बन रहा होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब से क्या मुराद है, एक लूडो के दाने जितना एरिया आप अगर इमेजिन करें, वॉल्यूम इमेजिन करें ख़ास तौर पे, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलते हैं, ये लगभग आपको 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो जो कि हमारे पास एनर्जी वाले पार्टिकल्स हैं और दोज आर वेरी इनफ टू एक्साइट एटम्स। Self-sustaining nature once initiated plasma maintenance it through itself though ions electron collision and RF energy input। मतलब कहने का, एक बार अगर आपने ये जला दिया तो अल्टीमेटली फिर ये सस्टेन करेगा, मतलब जलता रहेगा जब तक आप इसको फ्यूल देते रहेंगे, ये कंटिन्यूसली जलता रहेगा क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के हैं, तो वो दूसरों के साथ कोलाइड करेंगे। इस तरह कोलाइजन कंटिन्यूसली चलता रहेगा। जब कोलाइजन कंटिन्यूसली चलता रहेगा तो एनर्जी सस्टेनेंस बनता रहेगा। न्यूट्रल एटमॉस्फेयर, जनरली हम लोग आर्गॉन प्लाज्मा यूज़ करते हैं, मतलब इसके अंदर हम लोग आर्गॉन गैस भेजते हैं। तो आर्गॉन गैस के कुछ तो एटम्स आयोनाइज हो जाते हैं और मेजॉरिटी इसी तरीके से पड़े रहते हैं, तो लगभग एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट मिलता है हमें, जो कि जो जिस चीज़ को एनालाइज करना होता है हमने उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करते। जब इंटरेक्ट नहीं करते तो इंटरफेरेंस नहीं आती, रिज़ल्ट के अंदर अनसर्टेनिटी नहीं आती, एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं।
अब हमारे पास है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आईसीपी, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा की वर्किंग। एन आरएफ जनरेटर typically 70 to 40 megahertz produces an oscillating electromagnetic field। अब देख रहे होंगे ये कॉइल लगी हुई है, ये लिपटी हुई है कॉइल, ये आरएफ जनरेटर्स हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर्स, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे एनर्जी पैदा होती है। अ क्वार्ट्ज टॉर्च विद फ्लोइंग आर्गन गैस इज प्लेस्ड इनसाइड इंडक्शन कॉइल। अब यानी कि इस इंडक्शन कॉइल के बीच में ग्लास होता है जिसके अंदर आर्गन गैस भेजी जाती है, ठीक है ना, ताकि उसका प्लाज्मा बने। A high voltage spark ionizes the argon self-sustaining plasma due to collision between electron and gas atoms। उसके बाद क्या करते हैं, sample introduction। A nebulizer converts the liquid sample into fine aerosol। The aerosol enters the plasma where it is dissolved, atomized and excited। और उसके बाद emission of light होता है, excited atoms return to lower energy state emitting characteristic wavelength of light। The emitted light is analyzed to determine the elemental composition। ये सारी बातें पहले बताई जा चुकी हैं, हम लोग दोबारा एक दफ़ा डायग्राम की तरफ जाते हैं जो कि हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंटेशन है। सारी बातें ये बयान की जा रही हैं कि ये जो यहाँ पे रीजन बन रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी बनती है, और एनर्जी किस वजह से है, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर की वजह से। नेबुलाइज़र एरोसोल यहाँ पे भेजता है, एटम्स एक्साइट होते हैं, डी एक्साइटेशन के अंदर जाते हैं, लाइट एमिट होती है, मोनोक्रोमेटर के अंदर जाती है, सब कुछ यही है। और आप देखें यहाँ से आर्गॉन इनलेट कर रहे हैं हम लोग। आर्गॉन क्यों इनलेट की है इसके अंदर, ताकि वहाँ पे प्लाज्मा बने। आर्गॉन हेल्प इन प्लाज्मा प्रोडक्शन। अब हमारे पास जो प्लाज्मा बनता है उसके कई रीजन्स डिफाइन किए गए हैं, ठीक है ना, वो डिटेल के अंदर हम लोगों ने देखने हैं क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अब ये लेफ़्ट वाली पिक्चर देखें, ये एक जनरल सी पिक्चर है, ये आरएफ कॉइल्स लगी हुई हैं, लिपटी होती हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो इसको हमने इनिशियल रेडिएशन जोन बोल दिया है इस इलाके को। उससे ऊपर जाएंगे तो नॉर्मल एनालिटिकल जोन कहलाएगा, और उससे ऊपर जाएंगे तो रिकम्बिनेशन जोन कहलाएगा, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली थोड़ा और डिटेल के अंदर देखा जाए टेम्परेचर वाइज एंड हाइट वाइज, तो आप देख सकते हैं ये आरएफ कॉइल्स हैं, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर कॉइल्स। इंडक्शन रीजन भी इसको बोला जाता है आरएफ कॉइल को। सैंपल बिल्कुल सेंटर वाले पाइप से भेजा जाता है, तो आर्गॉन साइड वाले पाइप से भी भेजी जा सकती है या इसके साथ भी हम लोग पहुँचा सकते हैं। अब हाइट की अगर बात करें तो जो सबसे लोएस्ट है 0 सेंटीमीटर, मतलब जो पास तरीन है रेडियो फ्रिक्वेंसी के, वहाँ पे टेम्परेचर जाता है 10,000 केल्विन तक, क्योंकि कॉइल्स के बिल्कुल पास है, कॉइल्स के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, डेट्स वाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जिसको हमने यहाँ पे रखा है। उसके बाद हमारे पास अगर 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएं यहाँ तक, तो क्योंकि रेडियो फ्रिक्वेंसी से फासला बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसको बोला है हमने प्री हीटिंग जोन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मज़ीद 1 सेंटीमीटर और ऊपर उठें तो हमारे पास 6200 के आसपास टेम्परेचर आ जाता है, मज़ीद कम हो जाता है क्योंकि मज़ीद फासला बढ़ चुका है रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर से। इसको बोला जाता है इनिशियल रेडिएशन जोन। उसके बाद मज़ीद ऊपर उठें 1 सेंटीमीटर तो 5800 तक चला जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, मतलब क्योंकि यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी से काफ़ी दूर आ चुके हैं। इसको नॉर्मल एनालिटिकल जोन बोला जाता है, और यही ज़्यादा काम का हमारे पास रीजन कहलाता है। और जो जो ऊपर उठते चले जाते हैं फ्लेम की इंटेंसिटी कम होती है, और लास्ट वाला जो हिस्सा होता है टिप, बिल्कुल इसको बोला जाता है टेल प्लूम। तो 4 रीजन आप याद करेंगे, प्री हीटिंग जोन, इनिशियल रेडिएशन जोन, नॉर्मल एनालिटिकल जोन और टेल प्लूम, ये 4 हैं। और टेम्परेचर की कोई ख़ास वैल्यू नहीं है क्योंकि इस तरह का टेम्परेचर मेजर करना भी बहुत मुश्किल है,
ये अप्रॉक्सीमेट सी वैल्यूज़ हैं, ये अंदाजे से याद रखनी। 5800 से लेके 10,000 तक वेरी करता है। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ICP टॉर्च। ICP टॉर्च को इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या क्या हैं? हाई एनर्जी एफिशिएंसी, इट कैन एक्साइटेड इट कैन एक्साइट एलिमेंट्स विद हाई आयोनाइजेशन एनर्जीज, जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है एलिमेंट्स की, तो अल्टीमेटली उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना सिंपल तरीके से मुश्किल होता है या एक्साइट करना मुश्किल होता है। तो उसके लिए हाई एनर्जी सोर्स चाहिए, और वो हाई एनर्जी सोर्स हमें ICP टार से मिल सकता है। दो जैसा कि मेटल्स के नाम मैंने लिखे हैं, टंगस्टन और हाफनियम। ये हाई आयनाइजेशन एनर्जी वाली मेटल्स हैं। उसके बाद मिनिमल मैट्रिक्स इफेक्ट, ड्यू टू हाई टेम्परेचर प्लाज्मा मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ सैंपल कंपोजिशन ऑन एमिशन इंटेंसिटी लीडिंग टू एक्यूरेट क्वांटिफिकेशन। मतलब जो वहाँ पे सॉल्वेंट वगैरह होते हैं या और कोई मॉइटीज़ होती है, उनका इफेक्ट कम से कम होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो वो डिग्रेड हो जाते हैं। और इसकी जो डिटेक्शन लिमिट है वो पार्ट्स पर बिलियन है, मतलब ये एटॉमिक एब्जॉर्प्शन से भी ज़्यादा सेंसिटिव है। वो पार्ट्स पर मिलियन तक जाती है जनरली, और ये उससे भी थोड़ा डाउन चली जाती है, मतलब अच्छे रिजल्ट्स देती है, सेंसिटिव रिजल्ट्स भी देती है।